हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आज 72nd चैप्टर आ चुका है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब यहां हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारी सहकारी समितियां हैं, सहकारी मीन्स होता है कि आपस में सहयोग करके अच्छे से हमको रहना है, अपने लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने सारे सिक्योर करने हैं, तो इनके ऊपर आज की पढ़ाई है। ये भारत सरकार ने, ऐसा नहीं था कि भारत सरकार ने आजाद होने के बाद ही देखा, नहीं, 1912 में ही हमने इसकी कल्पना कर ली थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा कुछ होने चाहिए जो कई तरह के लोग होते हैं, जो अपने साथ, जो आपस में लोग अपना ग्रुप बनाते हैं, चाहे कोई फिशरमैन हो, चाहे कोई बी फार्मिंग, जो हनी निकालते हैं, शहद वाले लोग, ये लोग भी हो सकते हैं जो अपना अपना ग्रुप बना सकते हैं। हर तरह का ग्रुप बन सकता है। कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमने बोला कि हम हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगी जो एक वॉलंटरी संस्था होगी, ऐसे लोगों की जो साथ आना चाहते हैं, जिनका मोटिव एक ही है कि अपने अंदर के सदस्यों का वेलफेयर करना, अपने अंदर के मेंबर्स का वेलफेयर करना। अब ये जो इनका मोटिव है, दिस मोटिव इज ड्रिवन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है हर तरीके से। जो मिडिलमैन होते हैं, जो बीच के जो लोग होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि कई तरह के लोगों का शोषण होता है। अब अगर कोई फार्मर है, वो बेचारा अपने खेत पे अपनी फसल उगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर एएमसी मंडी तक जाते जाते बीच में ही कोई ना कोई ऐसा मिडिलमैन फंस गया जिसने कहा कि तुम मुझे कमीशन दो, कट दो 30%, तब जाके तुम्हारी फसल बिकवा दूंगा, नहीं तो तुम्हारी सब्जियां 3 दिन में खराब हो जाएंगी, देख लो क्या करना है। तो ऐसे ही कई सारे किसानों ने साथ आए, ये लोग बोले कि यार हमें मिडिलमैन का झंझट नहीं चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये जो मिडिलमैन की जितनी, ये जो इनकी एक चाहत होती है कि इनको अपने प्रॉफिट ज्यादा करने हैं, तो हम किसानों का अहित ना हो, हम लोग एक साथ आते हैं, हम लोग खुद अपनी सोसाइटी बनाएंगे अपनी। ठीक है, सोसाइटी माने ये कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जहां ये लोग रह रहे हैं। इन्होंने एक पेपर पे, अपना एक डॉक्यूमेंट पे अपने आप को रजिस्टर करवाया, अपने आप को बोला कि हाँ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 था, तब उस एक्ट के तहत ही हम खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि हम सारे लोग मिलके आज से हम एक फार्मर एसोसिएशन, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं ऑफ से एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं के भी हो सकते हैं वो। ठीक है, ये हुआ। हमने देखा कि कई तरह की सोसाइटियां होती हैं। हमें दिखता है कंज्यूमर की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये हो सकती है, फिर अपनी प्रोड्यूसर की हो सकती है, मार्केटिंग वालों की हो सकती है, वर्कर्स की हो सकती है, फार्मर्स की हो सकती है, क्रेडिट वालों की हो सकती है जो उधारी लेनदारी करते हैं, और हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। अगर आप जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के पास, हम देखते हैं इनको, ये देखो, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारी से समृद्धि। ठीक है, ये वेबसाइट है मिनिस्ट्री की। यहां पे समझ में आ रहा है कि अच्छा, पूरे देश भर में इतनी सारी सोसाइटियां हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं तो समझ में आएगा। लाओ, अब हमने देखा कि अच्छा, ये तो कई सारे, बहुत तरह के लोग हैं इसमें, कई तरह डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सोसाइटियां सामने आई। हाउसिंग आ गई, डेयरी आ गई, प्राइमरी एग्रीकल्चर आ गया, क्रेडिट आ गया, फिशरी आ गई, विमेन वेलफेयर आ गया, एग्रो प्रोसेसिंग आ गई, हैंडलूम की आ गई, टेक्सटाइल वीवर जो होते हैं। तो आप देखो, टोटल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 लाख के अराउंड सोसाइटीज हैं इस समय देश में। 8 लाख, 7,99,000 समथिंग। और आप मैप पे देखोगे, अगर मैप के हिसाब से, तो आप पाओगे कि कितनी ज्यादा, लद्दाख में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में है, यूपी में है, हर जगह ही है। खूब सोसाइटियां हैं, हर जगह सोसाइटियां हैं। ये हमारी वेबसाइट का ही मैप का डेटा है। ठीक है, टेबल में देखें तो आप देखो, सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो हमें मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, फिर इसके बाद गुजरात के बाद बिहार, बिहार के बाद यूपी, यूपी के बाद राजस्थान, ऐसे करके ये पूरा डेटा है। हाँ, आप यहां अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो कि अच्छा ठीक है, क्या कहानी चल रही है। हर स्टेट वाइज कितनी कितनी सोसाइटियां हैं वो भी यहां मेंशन हो रखी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आ गई कि हाँ सर ठीक है, बड़ी अच्छी चीज है ये। हम आगे गए, हमने कहा सर हो तो गई सोसाइटियां, लेकिन ये आई कैसे, क्या हुआ इनके साथ। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, 2011 में यूपीए सरकार थी, मोदी नहीं सॉरी, मनमोहन सरकार। तो मनमोहन सरकार ये एक्ट लेके आती है, संविधान में संशोधन होता है, और जितनी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं इनको प्रोटेक्शन देती है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देती है। ये एक्ट ने सारी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बोला कि अब आप संवैधानिक हो, अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल हो, और स्टेट्स की जिम्मेदारी है आपको सुरक्षित रखने की। सेंटर ने एक्ट बना दिया, सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, पर इंप्लीमेंट करने का काम, जिम्मेदारी देने का काम स्टेट के पास जा रहा है। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी और एज अ फंडामेंटल राइट,
आर्टिकल 19 में कौन सा क्लॉज है और कौन सा सब क्लॉज है, जरा मुझे बताना। 1C 2F क्या है, जरा मुझे बताना एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं आर्टिकल 19 खाली एक ही आर्टिकल 19 में बहुत सारे सब क्लॉज हैं, बहुत सारा सब कुछ है, ठीक है। फिर एक नया डीपीएसपी भी जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा है ये, बताना जरा। आर्टिकल 40 प्लस प्लस क्या है, बताना मुझे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन फॉर यू नाउ। फिर क्या होता है, अरे लो आंसर तो नहीं चाहिए। फिर आर्टिकल 43B पार्ट 9B एक नया पार्ट जोड़ता है। 43B जो कि डीपीएसपी है ऑफ कोर्स, इसी की वजह से पार्ट 9B जोड़ा जाता है। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से पूरा चैप्टर तैयार होता है और इसमें आर्टिकल्स 243ZH से लेकर 243ZT तक कई सारे आर्टिकल्स आ गए, एक साथ आ गए। हम ये सारे आर्टिकल्स में चैप्टर के लास्ट में सारे आर्टिकल्स मेंशन हैं यहां पे, ये हैं वो सारे आर्टिकल्स। तो पहले हम बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी माने क्या, फिर इनका इनकॉर्पोरेशन कैसे कैसे होगा, कहां रजिस्टर होंगे, क्या होगा, कितने इनमें लोग हो सकते हैं, कितने मेंबर हो सकते हैं, बोर्ड जो होता है गवर्निंग बॉडी होती है, ऑफिस बेरर जो भी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भी होती हैं सोसाइटियों के, वो सब कैसे चुनाव होगा, ये जो बोर्ड है इसको सुपरसीड कैसे किया जा सकता है या इसको इस बोर्ड को सस्पेंड कैसे किया जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन सारे इस पूरी सोसाइटी के जितने अकाउंट होते हैं उन सबकी ऑडिटिंग करना, मेंटेन करना और इस सारे ऑडिट की रिपोर्ट सब फाइल करना, सारी चीजें। फिर कब कब एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो सकती है, एजीएम मीटिंग जो कहते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की एजीएम मीटिंग होती है साल में एक बार। तो राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इंफॉर्मेशन, अगर कोई, मैं सदस्य हूं, मैं एक टीचर हूं, अब एक टीचरों ने हम सब ने पूरे देश भर में बना ली संस्था एक, तो क्या मेरे कोई राइट्स हैं एज ए मेंबर इन दैट टीचर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हो सकते हैं। तो मैं क्या क्या जानकारी ले सकता हूं इस पूरे टीचर की संस्था से, ठीक है। रिटर्न्स, जब रिटर्न फाइल करते हैं ये लोग, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी सब पढ़ना है अभी, ये सब है चैप्टर में। एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब सोसाइटी है, सहकारी बैंक है, लो सहकारी बैंक खाली एक यूपी में ही थोड़ी होगा, वो तो उसके बैंक की ब्रांचेस एमपी में भी होंगी, बिहार में भी होंगी, कर्नाटका में भी हो सकती, कहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन टू यूटी, क्योंकि ये तो स्टेट्स की जिम्मेदारी पकड़ा दी, यूटी के लिए कौन है, यूटी के लिए खाली सेंटर है, सेंटर जाने। फिर इसके बाद कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, ठीक है, ये सब देखेंगे हम लास्ट में। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर पे ऊपर वापस कि हाँ साहब क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने देखा, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या कह रहे हैं। हमने कहा जब हम इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं इनको, 243ZI ने बोल रहा है कि इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट की विधानसभा के पास जिम्मेदारी है। इट मे मेक प्रोविजंस फॉर इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, हर चीज का वाइंडिंग अप जो भी हो सोसाइटियों का, जितना भी इनको सारा इनकॉर्पोरेट करना है, इनका नाम जोड़ना है, लिखना है, बनवाना है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कोई मेरा हाथ पकड़ के ले जाए कि नहीं तुम साइन करो, तुम हमारे मेंबर हो, नहीं होना तो नहीं होना, मुझे साइन क्या करूंगा मैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, ये होना चाहिए कि सदस्यों का उसमें कंट्रोल होना चाहिए, सदस्यों की चलनी चाहिए, ये नहीं हो कि एक बार में 3-4 लोग बन के बैठे हुए हैं तभी से वो चल ही रही है सोसाइटी, उसके बाद कोई चेंज नहीं हो रहा, ना वो सुन रहे हैं किसी की, ये ना हो। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अगर मैं उस सोसाइटी का मेंबर होने के नाते कुछ मंथली एनुअली फीस देता हूं या कुछ भी देता हूं तो मेरा अधिकार है, कुछ मैं पूछूंगा इनसे कुछ, और ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस सोसाइटी के ऊपर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस ज्यादा ना हो, एक हद तक हो, उसके आगे ना हो, ठीक है। अब जो ये सोसाइटियों के हाईएस्ट बोर्ड होते हैं, गवर्निंग बॉडी होती है, जो भी आप कह लो, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह लो, ऑफिस बेरर कह लो, कुछ भी कह लो, तो आर्टिकल कहता है हमारा 243ZJ के डायरेक्टर जो होगा या सच नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और भी जो हो सकते हैं, ये कैन बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बट नॉट मोर देन 21। 10 कर लो, 12 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, 21 कर लो, 22 मत करना, 22 नहीं होंगे डायरेक्टर, इनके टर्म होगा 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। चुनाव होगा इनका भी, ऐसा नहीं है कि एक बार बस कहीं से जो पसंद आए उसको खड़ा कर दिया, नहीं, चुनाव होगा, लोग चूज करेंगे कि ये सारे सदस्य मिलके कि हम में से कौन बनना चाहिए इस बार का चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये वो कुछ भी हो सकता है। अगर आरक्षण देना है तो वो बात कर लेते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो प्रोवाइड, शैल प्रोवाइड, करेगा ही करेगा, रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट फॉर एससीज और एसटीज और 2 सीट्स महिलाओं के लिए, जिनका अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो इन द बोर्ड ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग मेंबर्स फ्रॉम सच अ कैटेगरी। अगर उस सोसाइटी में ऐसे शख्स हैं, ऐसे पर्संस हैं, ऐसे लोग हैं जो SC/ST समुदाय के हैं, या उसमें अगर महिलाओं का भी अगर उसमें योगदान है, दैट मीन्स कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसी सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। ठीक बात है, आई बात समझ में, ये तो आसान है, आ गया समझ में। फिर आगे क्या है, कोऑप्टेड मेंबर्स, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं
जो मेंबर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, उन्हें अच्छी नॉलेज है इन बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस एटसेट्रा, जो बोर्ड की हेल्प कर सकता है, जो बोर्ड का काफी सारा काम आसान कर सकता है, बोर्ड को हेल्प कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, हर चीज कर सकता है। पर ऐसे जो कोऑप्टेड लोग होंगे, दे शैल नॉट एक्सीड 2 इन नंबर। और ये दो लोग जो होंगे, मैक्सिमम दो लोग जो हो सकते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर इनके लिए प्रोविजन ला सकता है कि अच्छा चलो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपको कोई बहुत बड़ा आपको सीए चाहिए, या आपको बहुत बड़ा लॉयर चाहिए, या आपको बहुत बड़ा कोई आईआईएम अहमदाबाद का ग्रेजुएट आपको चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए आपको, ठीक है भैया, आपको आपको मैनेजमेंट नहीं आ रहा है समझ में, लाओ हम लाके दे रहे हैं। पर ऐसे दो ही लोग होंगे और ये दो लोगों के पास राइट टू वोट नहीं होगा। वो जो दो लोग आ रहे हैं वो कोऑप्टेड मेंबर्स हैं, वो अपनी मर्जी से आए हैं ताकि इस सोसाइटी की हेल्प कर सके वो, और हेल्प करने का काम उनका खाली एडवाइजरी नेचर का है, उसके आगे नहीं है। वो तय नहीं करेंगे सोसाइटी कैसे चलने वाली है, वो वोट नहीं देने का अधिकार है उनको, ठीक बात है। अब ये इलेक्शन जो ये जो मेंबर्स हैं इस पूरे बोर्ड के, हाईएस्ट जो गवर्निंग बॉडी है, इस बोर्ड में जो मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स, इनका इलेक्शन ऑफ अ बोर्ड, इनका इलेक्शन होगा। पहली बात तो इलेक्शन शैल बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस टर्म। जो भी करंट बोर्ड है इस समय, उसका अगर कार्यकाल खत्म होने वाला है तो उससे पहले चुनाव करवा लो, ताकि अगले आने वाले बोर्ड के लिए आसानी हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, बाय एनी सच बॉडी एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक बात है, ओके फाइन। अब ये जो इलेक्शन की जिम्मेदारी है, ये इलेक्शन की जिम्मेदारी स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो, स्टेट लेजिस्लेचर माने स्टेट की विधानसभा चाहे तो वो किसी भी ऐसी बॉडी को दे सकता है जिनका कि उसका मन हो, ठीक है। तो इलेक्शन का सारा सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये पूरे, अब सारे कई सारे फार्मर्स की एसोसिएशन होती है, जैसे एग्रो क्रेडिट होता है, या फिर हमारा प्राइमरी एग्रो क्रेडिट होता है। तो ऐसे में कई सारे मेंबर्स होते हैं इसमें, जो लोग, अच्छा ये सोसाइटियों के घर पे मैगजीन आती है, लेटर्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं, कोई नए नए अगर कोई मीटिंग हुई है तो उसके सारे पॉइंटर्स आते हैं घर पे कि साहब आप सदस्य हो तो एक काम कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा, हमारी सोसाइटी ने एक बार निर्णय लिया था पिछले हफ्ते जो हमारी मीटिंग हुई थी, ठीक है, ओके। तो ऐसी सोसाइटियों में कई सारे मेंबर्स होते हैं जिनको आधी बातें पता ही नहीं होती हैं। ऐसे में सोसाइटियों की जिम्मेदारी होती है कि मेंबर्स को अवगत कराएं, मेंबर्स को बताएं कि भैया करने जा रहे हैं, आपका मन है तो आ जाओ इलेक्शन में, इलेक्टोरल रोल आपका बन जाएगा, आके बैठना, वोट करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, ठीक है। तो जब इलेक्शंस कंडक्ट होंगे ऐसे टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोई ऐसी बॉडी कर सकती है जो स्टेट की विधानसभा चाहे, बस। जो अब चाहे वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और डिस्ट्रिक्ट का कोई ऑफिसर हो सकता है, चाहे कोई और बड़ा सुपरिटेंडेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा, ठीक है, तो उनके हाथ में दे सकती है स्टेट की विधानसभा, चाहे तो कि आप करवा लो इनका इलेक्शन। अच्छा ठीक है, आसान, समझ में आ गया। अगर इस बोर्ड का कुछ कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है, एंड दिस बोर्ड इज नॉट फंक्शनिंग या ऑपरेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर ये बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा, अगर ये गवर्निंग बॉडी जो है पूरी अपनी हैसियत से काम नहीं कर पा रही है, देन वी कैन आइदर सुपरसीड दैट बोर्ड और वी कैन सस्पेंड दैट बोर्ड। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब भी आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी भी बोर्ड को अगर आप बर्खास्त करते हो, आप हटाते हो उसको, अगर आप बोलते हो कि अब आप काम नहीं करना, आप चुपचाप बैठ जाओ, तुमने पूरा बिगाड़ दिया है, तब ऐसे में क्या होता है, हम बोलते हैं कि हमने बोर्ड को सुपरसीड कर दिया है, और केंद्र सरकार या स्टेट की सरकार एक नया ऑफिसर लेके आ सकती है, जो कह सकती है कि साहब ये आईएएस हैं 20 साल पुराने, इनको एक्सपीरियंस है, इस समय कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये चलाएंगे, लेकिन जब ये चलाएंगे तो नो बोर्ड शैल बी सस्पेंडेड और सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स। 6 महीने तक ही कोई नया इंटरिम मैनेजमेंट आ सकता है, 6 महीने तक ही कोई नया अंतरिम मैनेजमेंट, यानी कि कोई बस इंटरवल के लिए बीच में आ रहा है। अब वो इसलिए आ रहा है ताकि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नया इलेक्शन हो सके, नए बोर्ड का, क्योंकि इस बोर्ड से तो काम नहीं हो पा रहा, इसीलिए इनको सुपरसीड करके, इनका सुपरसेशन होके, इनको सस्पेंड करके हमने एक नया पर्सन बिठाया। अब ये खाली पर्सन नया होगा, या पर्सन नंबर ऑफ पर्सन हो सकता है, एक पूरा ग्रुप ऑफ पर्सन नया हो सकता है, 6 महीने के लिए काम करेंगे, बस 6 महीना मैक्स है इनका, बस उसके बाद नहीं। फिर इन द केस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, जहां कोऑपरेटिव बैंक की बात हो रही है, अदर देन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक हम बात करते हैं ना, सहकारी बैंक में कई सारे ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं, तो इन सहकारी बैंकों में जाके महिला जो हमारे सहकारी बैंक होते हैं, तो इन सहकारी बैंकों में जाके हम अपनी एफडीआं खुलवाते हैं, हम अपना कोई सेविंग अकाउंट खोलते हैं, या अपना कोई और अकाउंट खोलते हैं। तो ऐसे में अगर कोऑपरेटिव बैंक ने अगर कहीं कुछ हलचल कर दी है, कोई इनके मैनेजमेंट ने, तो इनको आप हटाना चाह रहे हो, दैट मीन्स कि कोऑपरेटिव बैंक के केस में, अदर देन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो इनके केस में ये पीरियड 1 साल का हो सकता है, बस। आई बात समझ में? अब ये जो बोर्ड है, बोर्ड सुपरसीड या सस्पेंड तब हो सकता है इन केसेस में, क्या केसेस हैं
कि परसिस्टेंट डिफॉल्ट है, बोल रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट दे दो भाई, दे दो, नहीं दे रहे हैं, पता नहीं, होगी देख लेंगे, नहीं कर रहे हैं। नेग्लिजेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज, कि यू हैव वन जॉब, काम करो अपना, तुमसे वो भी ना हो रहा, तो ऐसे में हटा सकते हैं उनको कि तुम जाओ। ऑफ कमिटिंग एनी एक्ट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, के कोई इस बोर्ड के किसी मेंबर ने या इस बोर्ड ने कोई ऐसा एक्शन लिया है जो कि प्री जुडिशियल है, जो इस नेचर का है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे धब्बा लग रहा है, दाग लग रहा है, ऐसे में हम बोल सकते हैं कि बोर्ड वो रहा दरवाजा, जा सकते हैं आप, ठीक है। फिर ऑफ देयर बीइंग अ स्टेलमेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये स्टेलमेट क्या होता है? स्टेलमेट होता है डेडलॉक, जब कुछ लोग आपस में भिड़ जाते हैं। आपको याद है आईएनसी कांग्रेस की एक बार मीटिंग हो रही थी, उसमें एक बार बहुत एक अजीब वाकया हुआ था, आईएनसी में स्प्लिट भी हो गया था, और उसके बाद फिरोज शाह मेहता पे एक चप्पल उठा के फेंकी थी। आईएनसी की मीटिंग चल रही है आजादी से पहले की, वहां पे हम आजादी की बात कर रहे हैं और मॉडरेट्स में, एक्सट्रीमिस्ट में खूब सारे लड़ाई हो जाती है, और फिरोज शाह मेहता पे कोई आदमी उठा के कोल्हापुरी चप्पल फेंक देता है मार के। फिरोज शाह मेहता ऊपर बैठे, फिरोज शाह मेहता बहुत बड़े नेता हैं सोचो, और उनके ऊपर किसी ने चप्पल फेंकी। तो ऐसे में क्या हो रहा था? डेडलॉक हो रहा था कि एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट है, गरम दल है, एक तरफ नरम दल है, मॉडरेट्स हैं, वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, और कोई मानना नहीं चाह रहा है, तो उन्होंने निकाली जूता मार दिया फेंक के। ये हुआ, दिस इज कॉल्ड कि चलो ये तो एक तरीका होता है, ये तरीका होता है अपना दिखाने, प्रोटेस्ट दिखाने का तरीका। पर अगर किसी सोसाइटी के मैनेजमेंट में अगर डेडलॉक हो गया, स्टेलमेट सिचुएशन है, इम्पास पे आ चुके हैं, इम्पास एक और वर्ड है, आई लाइक दिस वर्ड वेरी मच, इम्पास। तो इम्पास माने होता है कि अब इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्या करें, अटक गई सिचुएशन और फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है बोर्ड की, काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में बोर्ड को बोला जाएगा दफा हो जाओ, 6 महीने के बाद मिलेंगे, ठीक है, ये हो सकता है। ऑफ द इलेक्शन बॉडी हैविंग फेल्ड टू कंडक्ट इलेक्शंस इन अकॉर्डेंस विद, जो भी हमारा स्टेट का जो एक्ट था उसके प्रोविजंस के अनुसार ये नहीं करा पाए, दैट मीन्स कि हमें इस बोर्ड को दफा करना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा जाओ यहां से, हो गया तुम्हारा। हाउएवर द बोर्ड ऑफ एनी सच कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट बी सुपरसीडेड और केप्ट अंडर सस्पेंशन, जहां पे भी वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, जहां पे कोई अगर सरकार की अगर वहां पे कुछ बीच में अगर उसमें इंटरेस्ट ना हो। कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो बिल्कुल प्राइवेट होती हैं, जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता। कई सोसाइटियों में सरकार का हस्तक्षेप होता है, सरकार की ओनरशिप भी होती है थोड़ी सी, कुछ परसेंटेज, 30%, 25%, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर सरकारी वहां पे लोन है या फाइनेंशियल असिस्टेंस है या सरकारी वहां पे गारंटी है अगर, तो ऐसे केस में वो बोर्ड सस्पेंड नहीं होगा, बस, ठीक है, ओके फाइन। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी, इतने बड़े बड़े बैंक हैं, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, हैंडलूम, टेक्सटाइल, वीवर्स, ये अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, कॉटन आता है, सिल्क आता है, उसकी सारी हैंडलूम होता है, सारा वर्क होता है, तो इन वर्करों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इन वर्करों के साथ अनफेयर काम ना हो, इसलिए बनी सोसाइटी। अब सोसाइटी अगर बन गई और सोसाइटी के अधिकारियों ने ही या सोसाइटी के अध्यक्षों ने ही आपस में बैठ के मिल बांट के पैसा खा लिया, तो सोसाइटी बनाने का फायदा क्या हुआ? इसीलिए हम सोसाइटी का ऑडिट करवाते हैं, सोसाइटी के अकाउंट्स को मेंटेन करवाते हैं। स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट विधानसभा मे मेक प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दीज अकाउंट्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो ऑडिटिंग, मेंटेनेंस भी एंड ऑडिटिंग भी। एक तो होता है अकाउंट बना के तैयार रखे रहो कि एंट्री आई, पैसा आया, फिल कर दिया अकाउंट में, एक जगह को पैसा देना है दे दिया, तो एक अकाउंट की पासबुक क्रिएटेड है, ठीक है। फिर इसका एक ऑडिट होगा, ऑडिट होता है जिसमें हम तहकीकात करते हैं कि भाई ये तुमने पैसा यहां इतना क्यों दिया जबकि ऐसा ही माल सस्ते में यहां से मिल रहा था, ऐसा क्यों नहीं किया तुमने, ये होता है ऑडिट, ठीक है। तो अकाउंट्स की मेंटेनेंस भी करनी है, अकाउंट्स का ऑडिट भी करना है। अब ये कौन करेगा? सोसाइटीज के अकाउंट्स का ये मेंटेनेंस जो भी करेगा वो करेगा कोई बड़ा ऑडिटर होगा जिसके पास अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा ऑडिटर्स का। ये स्टेट की सरकार ही तय करेगी कि भैया कौन कर सकता है और कौन से मतलब पैनल में से चूज करके किसको बैठा दें। अब ये जो ऑडिट होना है विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होना है, साल में एक बार तो होना ही होना। आप 2 बार 3 बार करा लो ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पर क्यों कराओगे, एक बार ही करा लो बहुत। हम कहते हैं अगर फाइनेंशियल ईयर का क्लोज हो रहा है मार्च में, तो मार्च से 6 महीने पीछे जाओ, अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में आपको एक बार तो कराना है ही है। आप चाहो तो अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में आप और चाहे 2 बार करा लो, 3 बार करा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर आपको अक्टूबर से मार्च के एंडिंग में, फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में 6 महीने के अंदर अंदर क्लोज जब हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो आपको एक बार ऑडिट करवाना ही करवाना है, अपना अकाउंट मेंटेन करके रखना है।
अब स्टेट की लेजिस्लेचर के पास जिम्मेदारी है कि भैया कैसी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो ऑडिटर होंगे या ऑडिटिंग फर्म होती हैं, कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। कई सारी ऑडिटिंग फर्म होती हैं, कई सारी जो हमारी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, कई सारे सीए होते हैं, बड़े बड़े आपस में ग्रुप खोलते हैं, तो ये अपनी फर्म बनाते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फर्म बना के काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को अपने साथ रखते हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने कई बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑडिट किया हुआ हो रखा होता है, तो उनको बुलाया जाता है कि आप करो आके। एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड बाय एन ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म अपॉइंटेड बाय द स्टेट, ये जो भी इसकी सोसाइटी की अपनी जनरल बॉडी होगी, तो ठीक है। अब ये जो ऑडिटर है, सच एन ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ पैनल अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास कई सारे ऑडिटर्स की लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है इनमें से एक भी चुन लो आप जो आपको चाहिए, और अ बॉडी ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ। स्टेट की सरकार कह सकती है भाई हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, एक काम करो, इनके पास ऐसे 15 ऑडिटर्स हैं इस स्टेट में या कहीं और दूसरे स्टेट में जो कि हमने माने हुए, जांचे हुए कि बहुत अच्छे हैं। इन ऑडिटिंग फर्म्स में से आप कोई भी एक चुन लो, आपका जो मन हो, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि कोई भी टुच्चा मुच्चा कोई भी आ गया और बोल रहा है कि मैं ऑडिटर हूं, लाओ मैं कर दूंगा आपका ऑडिट। नहीं, ऐसा नहीं हो। रिस्पॉन्सिबल हो, क्रेडिबल हो, उनकी कोई अपनी मतलब क्रेडिट हो उनका समाज में, और ऑडिटिंग यानी कि फाइनेंस वर्ल्ड में उनकी कुछ हैसियत हो, कुछ स्टैंडिंग हो, ठीक है, तो वो लोग आ सकते हैं। अब ऐसे ही ये जो ऑडिट रिपोर्ट होगी जब ये बन जाएगी तो सोसाइटीज की इट शैल बी लेड बिफोर द स्टेट की अपनी विधानसभा। ऑडिट रिपोर्ट आ गई, देखते भैया कितना अच्छा काम करी सोसाइटी, इसलिए तो करवाई थी ऑडिट, ताकि पता चले बाद में कितना अच्छा है कितना बुरा है, सब कुछ है। तो स्टेट की विधानसभा में लास्ट फाइनल रिपोर्ट जाएगी, ठीक है, जाने दो, अच्छा लग रहा है। हम बोलेंगे कि सोसाइटी इतनी बड़ी हो गई है, सब कुछ हो गया, हमने देखा ना कितनी बड़ी सोसाइटी है ये, कहाँ गए। हाँ, जैसे अंडमान निकोबार तक में भी 46 सोसाइटीज हैं, टूरिज्म की सोसाइटी हो सकती है इनकी अपनी। फिर इसके बाद आंध्रा में है 2000 सोसाइटियां हैं, ये पता है हमें। वेस्ट बंगाल में 5700 हैं, ठीक है। इसको और जूम करूं क्या, जूम करके देख लेते, समझ में आ जाएगा। ये रहा, लो अब तो ये गायब हो गया। हाँ, वेस्ट बंगाल, एमपी। अब एमपी में इतने सारे ट्राइबल एरियाज भी हैं, इतना सारा खेती होती है वहाँ पे, एमपी का गेहूं इतना फेमस होता है, फार्मर्स के वहाँ पे 4500 सहकारी समितियां हैं, सहकारी सोसाइटियां हैं। तो ये लोग मिलके अपने यहाँ पे सारी सोसाइटियां चलाते हैं, पर इनका ऑडिट होना चाहिए, और इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी है ये सब, तो इनकी साल में एक बार तो एनुअल जनरल मीटिंग तो हो सके। जैसे टाटा, जैसे रिलायंस, तो उसमें जब एजीएम मीटिंग होती है साल में इनकी एक बार, तो ये जब होती है तो इसमें सीएमडी आते हैं, इसमें सीईओज आते हैं, इसमें कई सारे और लोग आते हैं जो बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट है, जो बड़ा बड़ा सारी चीजें संभालता है, देखता है। तो एनुअल जनरल जो इनकी बॉडी मीटिंग होनी चाहिए। और अब क्योंकि ये तो टाटा या ये तो रिलायंस तो है नहीं, ये तो सोसाइटी है कोऑपरेटिव, तो यहाँ पे स्टेट की विधानसभा है। स्टेट की विधानसभा कहेगी भाई साल में एक बार तो मिल लो कम से कम। Annual general body meeting of every cooperative society shall be convened within a period of 6 months of the close of financial year. आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने जा रहा है, आपने ऑडिट करवा लिया है, एक बार आप सब आपस में आ जाओ, मिलके पूरा बातें कर लो, ताकि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप प्लानिंग कर सको। और हो सकता है कुछ सदस्यों की, कुछ मेंबर्स की अपना कुछ उनके ग्रीवांसेस हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो आपके सामने रेज कर सकें। नहीं तो पता नहीं बात हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। हम कहते हैं कि मेंबर्स के पास जो अधिकार हैं वो उन तक पहुंचे तो सही। कैसे पहुंचेंगे? जो मेंबर्स के इंफॉर्मेशन पाने के अधिकार हैं वो स्टेट की विधानसभा इंश्योर करती है कि स्टेट लेजिस्लेचर मे प्रोवाइड फॉर एक्सेस टू एवरी मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेट की विधानसभा ने कहा कि इतनी सारी जो हाउसिंग की, या जितनी टेक्सटाइल की, या बी फार्मिंग की, या कोई और हमारी कोई और सहकारी समिति कैसी भी हो, स्टेट की विधानसभा बोलेगी कि जितने भी इन सब में मेंबर्स हैं अपने अपने, चाहे फार्मर हो, चाहे हाउसिंग का हो, टूरिज्म का हो, किसी और की कोई भी सेक्टर की वो अपनी संस्था हो, तो हर मेंबर को अपने सोसाइटी में अधिकार है कि वो उनसे पूछ सके कि भाई हमारी सोसाइटी की बुक्स, मेंटेनेंस, अकाउंट्स कैसा चल रहा है, हमें दिखा दो जरा, बस हमें जानना है। इट मे ऑल्सो मेक प्रोविजंस टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स, के मेंबर्स का पार्टिसिपेशन हो सके, मेंबर्स आपस में बैठ के मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकें, और मेंबर्स ही संस्था को चलवाएं। आदर्श रूप में यही होना चाहिए कि जैसे हम लोग जब चुनाव करके, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम अपने एमपीज एमएलएस को भेजते हैं ताकि आप जाके हमारे लिए बातें करो, हमारे लिए हमको रूल करो, तब ऐसे ही सोसाइटीज के लेवल पे भी अपने मेंबर्स हों आपस में जो मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचाए रखें। ठीक है। फर्दर इट में प्रोवाइड फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर इट्स मेंबर्स,
कि ये भी हो सके साल में 2 बार सेमिनार करा लिया, गूगल मीट या जूम कॉल कुछ ऐसा करा लिया जिससे लोगों की ट्रेनिंग हो सके कि भैया हमारी सोसाइटी इतनी अच्छी है, यहाँ भी जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, कोई अगर नया कानून आता है तो उसमें हमारी सोसाइटी अपना जाके व्यू पॉइंट रख के आती है, तो आप चाहो तो उसमें आप पार्ट ले सकते हो, आप चाहो तो उसमें ट्रेनिंग ले सकते हो, आप हमारी फाइनेंस टीम का हिस्सा बन जाओ, आप अच्छे खासे सीए हो, आप अच्छा इतना अच्छा काम करते हो, तो हमारी सोसाइटी के लिए भी काम किया करो थोड़ा सा, ये हो सकता है। ठीक है, ये हुआ। हम बोलेंगे इनको रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, सोसाइटी की इतनी बड़ी है, इतना इतना सारा पैसा सब कुछ मैनेज कर रही है, डील कर रही है, तो एवरी कोऑप सोसाइटी शैल फाइल, शैल में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि करो या मत करो, शैल फाइल रिटर्न्स विद इन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर टू द अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट की सरकार को उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी ही देनी है। अब वो किसी भी अथॉरिटी के सामने दें, चाहे वो जीएसटी ये जो कमिश्नर के सामने दे दें, चाहे वो सीबीडीटी के सामने दे दें, या कोई और अपनी बॉडी के सामने दे दें, स्टेट सरकार जिसको ऑथोराइज करे कि हाँ ये अथॉरिटी है जिसके सामने आप अपनी रिपोर्ट लाके पकड़ा देना। ठीक है, दीज रिटर्न्स शैल इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स, क्या क्या होंगे इसमें? एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, क्या क्या कर रहे हैं इतने सारे लोग मिलके, फिर ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कि कहाँ का इन्होंने खर्चा ज्यादा किया, कहाँ का कम किया है, कहाँ कहाँ पे करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, ऐसी भी चीजें। प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा आपका सरप्लस प्रोड्यूस हुआ है, अगर आपका हैंडलूम या टेक्सटाइल जो भी है, फिशरीज है, कुछ भी है, तो आपने सरप्लस अगर जितना भी आपके पास प्रोड्यूस है, सब कुछ है, तो इसका आपका प्लान क्या है कि आप इसको डिस्पोज कैसे करोगे, कि आप इसको कहाँ कहाँ बेचोगे, कहाँ कहाँ दान दोगे, कुछ तो करोगे, तो उसका हमें प्लान बताओ। प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल एज अप्रूव्ड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको बताना पड़ेगा, ये बात है। लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स टू द बायलॉज ऑफ द कोऑप सोसाइटी, सोसाइटी तो बनकर खड़ी हो गई एक स्टेट के एक्ट की वजह से, ठीक है, अब इस सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं अपने अंदर, तो उसमें अगर कोई बायलॉज में अमेंडमेंट हुआ है उसकी लिस्ट दो हमें, क्या क्या पता चले आप लोगों ने एनुअल बॉडी मीटिंग में क्या क्या चेंज कर लिया, वही नहीं पता हमें तो। डिक्लेरेशन रिगार्डिंग डेट ऑफ होल्डिंग ऑफ इट जनरल बॉडी मीटिंग, कब आपकी बॉडी मीटिंग होगी, कब आपके इलेक्शन कब होंगे, कब आप लोग चुने जा रहे हो, कब आप लोग बैठ के कब 5 साल के लिए तक बातें करोगे, या एनी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन हुआ है यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट हो सकता है, चाहे तो स्टेट सरकार का एजेंट हो सकता है। रजिस्ट्रार होता है जिसके सामने सारी रजिस्ट्री होती है, फाइलिंग होती है इन परसुएंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द स्टेट एक्ट, ठीक है, ये हो सकता है। रजिस्ट्रार बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, ओके फाइन, आई बात समझ में। हम बोलेंगे क्या क्या इन पे कुछ जुर्माना, क्या क्या इन पे कुछ आरोप, क्या क्या कोई चीज, हाँ हो सकती है। स्टेट की विधानसभा चाहे तो मे मेक प्रोविजंस फॉर द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द कोऑप सोसाइटीज एंड पेनल्टीज उनके ऊपर, क्या क्या? सच अ लॉ शैल इंक्लूड कमीशन और ओमिशन, एक्शन भी इनएक्शन भी, काम किया अगर गलत किया है तो सजा, और काम अगर नहीं ही किया जो करना चाहिए था तो भी सजा, फॉर द फॉलोइंग एक्ट्स एज ऑफेंसेस, क्या क्या है? अ कोऑप सोसाइटी विलफुली मेक्स अ फॉल्स रिटर्न्स, गलत झूठे अकाउंट जाके सबमिट कर दिए कि अरे पैसे तो आए नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो ऐसे ही चलते आए, बस कुछ है नहीं हम पे, अब पता चला देखा कि इतना भरा रखा है इनका सारा माल, तो क्या क्यों नहीं दिखा रहे हो उसमें? आपने अगर फॉल्स रिटर्न किया या आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करी, सजा, पेनल्टी, ठीक है। एनी पर्सन विलफुली डिसओबेज एनी समन, रिक्विजिशन और ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट एक्ट, कि अगर स्टेट सरकार ने अपनी विधि द्वारा स्थापित कानून के तहत आपको अगर बुलाया था, आपको कोई ऑर्डर दिया था, आपको कोई समन के तौर पे, कोई रिक्वेजिशन के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया था आपसे, आप नहीं गए वहां पे, दैट्स अ पेनल्टी, ठीक है। एनी एम्प्लॉयर हु विदाउट सफिशिएंट कॉज अगर सफिशिएंट तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फेल्स टू पे टू अ कोऑप सोसाइटी, क्या? द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days। कई सारे, अब जैसे हैंडलूम है, कपड़े की मिल है, शुगर मिल है, कुछ भी कह लो आप, तो इनकी अपनी शुगर मिल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है। अब शुगर मिल का मैं मालिक हूं, ठीक है, मेरे यहां कई सारे लोग काम करते हैं। शुगर मिल का चक्कर क्या होता है? शुगर मिल का तो आप हाल सोचो, जब जब गन्ना होगा तब तभी शुगर मिल काम कर सकती है। शुगर मिल चलती ही खाली 6 महीने के लिए है। अब कैसे चलेगी जब गर्मियों में गन्ना होगा? और आपको पता है गन्ना 3 दिन के अंदर उसका जो गन्ने का जो शुगर केन जूस होता है वो रिड्यूस होने लगता है, 20% 30% तक लॉस हो जाता है अगर गन्ना कट के रखा हुआ है और अगर उसका जूस नहीं निकाला गया तो वो लॉस ही लॉस है सामने। तो शुगर मिल वाले लोगों की बहुत जिम्मेदारी होती है कि गन्ना कट रहा है, तुरंत 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 आगे शुगर बनाना, प्रोड्यूस करना शुरू कर दो। और अब गन्ना कितना चल पाएगा? गन्ना भाई गर्मियों में आया, अक्टूबर नवंबर में खत्म हो गया, अब क्या करें बाकी उस समय के लिए? तो ऐसे में एम्प्लॉयर्स डील करते हैं एम्प्लॉइज से कि मैं आपको 6 महीने 8 महीने की पगार दे सकता हूं, उसके बाद शुगर मिल मेरी बंद रहेगी 5-6 महीने और फिर तब अगली बार मिलेंगे। तो ऐसे में
शुगर मिल और शुगर मिल के एम्प्लॉयज के इस बीच में तनातनी भी होती है, कभी कभी और भी काम होते हैं, कभी और तनाव हो जाता है, कभी ये भी होता है, सामंजस्य भी होता है कि ठीक है सर अभी जब काम नहीं है तो फिर आप क्या ही दे पाओगे। ऐसे में अगर कोई एम्प्लॉयर विदाउट सफिशिएंट कॉज अगर फेल्स टू पे अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम इट्स एम्प्लॉई, जो अगर 14 दिन के अंदर वो नहीं दे पा रहा है तो ऐसे में सोसाइटी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है भैया, ओके। एनी ऑफिसर हु विलफुली फेल्स टू हैंड ओवर कस्टडी ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, हमारी सारी जितने कैश, सिक्योरिटी, जितनी भी चीजें हैं उस सोसाइटी के अराउंड, अगर वो प्रॉपर्टी अगर वो किसी ने ऑथराइज पर्सन ने मंगवाई है, अगर बोला है कि हमको ला के दिखाओ जरा, हमें आपके दस्तावेज देखने हैं, हमें चेकिंग करनी है, पूरी आपकी सारी रिपोर्ट पढ़नी है, और आप अगर नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग इलीगल एंड दैट्स अ पेनल्टी। ठीक है, फाइन। एनी पर्सन हु अडॉप्ट्स करप्ट प्रैक्टिसेस बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ, इनका जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स का चुनाव होता है, ऑफिस बेरर का चुनाव होता है, उस दौरान अगर किसी ने भ्रष्टाचार वाले काम किए हैं, आउट। ठीक है, पेनल्टी। ओके, आगे क्या है? अब चलेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास। यहां पे बात होती है जैसे अब और किस सोसाइटी लें फसल के रूप में, गन्ना फसल हो गई, ठीक है, यूपी से कई सारी मिलें गई हैं, शुगर मिल। हम चलते हैं पेपर मिल के पास। अब पेपर मिल है, पेपर मिल क्या करती है? पेपर मिल के पास आता है हार्डवुड, सॉफ्टवुड आता है, लकड़ी आती कटी हुई। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि सर हमें लकड़ी, हमारी पेपर मिल है पंजाब में, ठीक है, अच्छा, क्यों? क्योंकि वहां पे पानी बहुत है, वहां नदियां खूब सारी हैं, तो और अच्छा पेपर मिल को पानी बहुत लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, पेपर मिल कहती है, अब क्योंकि कानून तो ऐसा है, बहुत बहुत पेचीदा कानून है, तो ये पूछा जाता है कि सर आप ये बताइए, इतनी सारी लकड़ी कट रही है, इसका जो पेपर बन रहा है, कागज बन रहा है, तो इस लकड़ी की भरपाई कैसे होगी, हमारे पर्यावरण की भरपाई कैसे होगी? तो ऐसे में पेपर मिल क्या कहती है कि हम एक काम कर सकते हैं, हम एक पेड़ काटने पे 2 पेड़ लगा सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, लगाओ फिर। तो लेकिन हम यहां पे ये बोलेंगे कि पेड़ कट रहा है राजस्थान में, अच्छा, पर हम पेड़ लगाएंगे अपने यहां पे, अपनी सोसाइटी के, अपने पेपर मिल के अराउंड, अपनी जहां पे टाउनशिप है इनकी, जहां पे इनके लोग रहते हैं, वहां लगा दिए पेड़, खूब सारे चीर के पेड़ और ये सब पेड़ और वो सब पेड़, खूब सारे लगा दिए। लेकिन क्या ये ठीक है? ग्रे एरिया है, ठीक है। अब ऐसे में सोसाइटी, ऐसे में पेपर मिल डील कर रही है अलग अलग जगहों से जो बाहर के स्टेट्स में है, मल्टी स्टेट है। पंजाब में पेपर मिल है, राजस्थान से अपनी हार्डवुड आ रही है, सॉफ्टवुड आ रही है कर्नाटका से, कहीं और से आ रही है, वेस्टर्न घाट से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, छत्तीसगढ़ से आ रही है। तो ऐसे में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है। अब ऐसे में हम बोलेंगे कौन से स्टेट के पास जिम्मेदारी दें? हमने काम तो नहीं दे रहा स्टेट, ये काम स्टेटों के पास जाएगा ही नहीं। हम बोलेंगे इस पार्ट में, पार्ट 9B जो है, पार्ट 9B का जो प्रोविजन है, ये सारा का सारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लगेगा सारे प्रोविजन। पर ये याद रखना, जहां भी स्टेट लेजिस्लेचर बोला हुआ है उसका मतलब है पार्लियामेंट, जहां पे स्टेट एक्ट बोला है उसका मतलब है सेंट्रल एक्ट, और जहां जहां पे स्टेट सरकार बोली उसका मतलब है सेंट्रल सरकार। बस खत्म बात। हम बोल रहे हैं स्टेट्स के हाथ में छोड़ो ही मत, सेंटर को पकड़ा दो, लाओ सेंटर डील कर लेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो रही है, दैट मींस पार्लियामेंट विल टेक एक्शन ऑन इट, ठीक है, पार्लियामेंट उसके ऊपर काम कर सकता है। इधर अगर यूटी की बात है, जो कोई स्टेट की जिम्मेदारी ही नहीं है, यूटी है वो, तो यूटी में, और ऑब्वियसली हमारे प्रेसिडेंट में डायरेक्ट कि इस पार्ट का, पार्ट 9B का कौन सा प्रोविजन कितना लगेगा यूटी के ऊपर और यूटी के कौन से हिस्से में लगेगा, ये भी सारा राष्ट्रपति बताएंगे। राष्ट्रपति मींस हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। अब ऐसे कोई और एग्जिस्टिंग लॉज जो ऑलरेडी इन फोर्स थे हमारे इस सीएए के आने से पहले, सीएए आया 97 आया था 2011 में। अब इसकी डेट चुनी गई थी फरवरी 12, 2012 कि इस दिन से ये एक्ट लागू होना शुरू हो जाएगा, 1 साल बाद और, ठीक है। अब हमने बोला कि ये याद रखना, आई थिंक फरवरी 11 है, तो इसको फेब 11 कर लेते हैं, फेब 11 हो जाएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है, ओके। तो फेब 11 है, हमने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो एक्ट ला दिया था सीएए 97 2011 में, ठीक है। इस एक्ट को इंप्लीमेंट होने के लिए ये दिन तय हुआ। अब हम कहेंगे कि यहां से 1 साल और चुन लो, 2013 तक सारे स्टेट्स को अपने अपने यहां अपने अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले एक्ट बना के रेडी कर देने हैं। आप जानो 1 साल के अंदर बना के तैयार कर दो, क्योंकि सेंटर ने बना दिया है, सारे स्टेट्स के पास अब 1 ही साल बचा है, रेडी हो जाओ, अपना अपना काम शुरू कर दो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इस साल से पहले तक, 2013 से पहले तक, 2012 से पहले तक, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तो 1912 को आ रखा है, 1912 तब का समय अलग ही, वर्ल्ड वॉर 1 भी नहीं हुआ अभी तक तो, और इंडिया में तो अलग भूचाल आ रखा है उस समय। तो हम बोल रहे हैं
कि इस समय से पहले अगर कोई और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग एक्ट है, तो वो चल सकता है। वो एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी फोर्स एनफोर्स इन अ स्टेट immediately before the commencement of this act, of this amendment act, which is inconsistent with the provision of this part, वो लागू हुआ रह सकता है जब तक कि वो अमेंड या अपील या रिपील या जो भी ना हो जाए, until amended or repealed or until the expiration of 1 year from such commencement। ठीक है, ओके फाइन। हम कह रहे हैं ऑलरेडी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोई एक्ट आ रखा होगा, किसी एक स्टेट में आ रखा होगा, भूल जाओ कहीं भी। हम कह रहे हैं एनी लॉ, देश भर में कोई सा भी कानून, प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। हम कह रहे हैं अगर किसी भी स्टेट में किसी भी सेंटर का कोई पुराना कोई कानून चल रहा है, चलता रहे, ठीक है, चल सकता है, भले ही वो इनकंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ये जो अब जो एक्ट आया है, ठीक है, अगर इससे इनकंसिस्टेंट है तो भी चल सकता है, पर वो खाली 1 साल तक ही चल सकता है, या तो उसको अमेंड कर दो या रिपील कर दो, या जो भी उसको करना है 1 साल के लिए उसकी वैलिडिटी है, दैट्स इट। उसके बाद तो सारे स्टेट्स को अपना अपना कानून संभालना है, पकड़ना है, बस। ओके फाइन। क्या था इसका रीजनिंग? क्या ऐसा मतलब इतनी क्या ऐसी बात आ गई जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे टॉपिक को हमने संविधान में संशोधन करके लेके आए? संविधान में इतने ऐसे के लिए एक्ट बना दो बस सफिशिएंट होता है? नहीं, सरकार ने बोला कि देखो कोऑपरेटिव सेक्टर ने काफी कुछ काम किया है, कोऑप सेक्टर ने सहकारी अपने काम कर करके देश का विकास बहुत किया है, काफी ज्यादा ऑटोनोमस विकास हुआ है, काफी ज्यादा हमारे जीडीपी में सहयोग किया है, योगदान दिया है, पर कोऑपरेटिव सेक्टर ने ऐसी वीकनेस दिखाई है इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, कि जो उनके सदस्यों का शोषण अभी भी हो रहा है, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई थी ये कभी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत टफ हो जा रहा है। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो इलेक्शंस होते हैं, होते ही नहीं है, लो पोस्टपोन हो रखे हैं, और कुछ भी नॉमिनेटेड ऑफिस बेरर हैं, नामांकन हो रखा है, कोई नया एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है, वो रिमेन्ड इन चार्ज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुन ही नहीं रहा किसी की बात भी, अपने आप बना बैठा है बस। तो इट रिड्यूसेस द अकाउंटेबिलिटी इन द मैनेजमेंट। यहाँ पे जो कोऑप सोसाइटी की जो मैनेजमेंट होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती जो उसके मेंबर्स के प्रति, उसके और अपने सदस्यों के प्रति। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म की भावना ही नहीं है, जो आदमी हट ही नहीं रहा अपनी कुर्सी से, वो आदमी से आप प्रोफेशनलिज्म उम्मीद कैसे करोगे? ठीक है, इन द मैनेजमेंट इन मेनी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा ठीक है, हैज लेड टू पुअर सर्विस एंड लो प्रोडक्टिविटी, ये प्रॉब्लम आ रही है। अब हमने सोचा कि इसीलिए देयर वाज अ नीड टू इनिशिएट फंडामेंटल रिफॉर्म्स टू रिवाइटलाइज दी संस्थान। इन सारे लोगों को, इन सारे संस्थाओं को अब वापस से हमें जागृत करना है, उठाना है, रिवाइटलाइज करना है, इनको वापस से इनकी इंपॉर्टेंस इनको याद दिलानी है, एंड टू एंश्योर देयर कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। इनको याद रखवाओ कि यू हैव टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, आपके जितने मेंबर्स हैं, साथ ही समाज एट लार्ज, इनको भी आपको याद रखना है कि आपकी जिम्मेदारी है कुछ, एंड ऑल्सो टू एंश्योर दैट देयर ऑटोनॉमी, डेमोक्रेटिक फंक्शन एंड इकोनॉमिक जो इनकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है ये बढ़िया चले, अच्छे से चले, लोगों का भला होता रहे, दिक्कत ना आए किसी को। ठीक है भैया, ओके, अच्छा लग रहा है। कोऑप सोसाइटीज, ये एक स्टेट का टॉपिक है, ठीक है, 7th शेड्यूल में जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसमें ये 32वीं एंट्री है, चलो ठीक है। अब संविधान में तो आ गई है, एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव अकॉर्डिंगली अपना अपना तरीके से उन्होंने अपना अपना कानून बनाए हैं। ठीक है, बना लिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ कोऑप्स, देयर परफॉर्मेंस इन क्वालिटेटिव टर्म्स हैज नॉट बीन अप टू द डिजायर्ड लेवल, नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमें सेंटर को जागृत होके साथ बैठ के हमें बोलना पड़ा कि अब हमें आना पड़ेगा, अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, कंसिडरिंग द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन द कोऑप सोसाइटीज एक्ट ऑफ द स्टेट्स, हमने बोला कि हम एक बात कर रहे हैं सारी स्टेट की सरकारों से मिलके, सारे सेवलर, हमने कई सारे मौके पे सरकारों से, मिनिस्ट्रियों से, स्टेट के कोऑप मिनिस्टर से हमने बैठ के बातें करी हैं, ऑफिसरों से बात करी है कि भाई पूरे सारे सेंटर को अब एक बार उठना पड़ेगा और सेंटर को उठ के आपके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग नीड हैज बीन फेल्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अमेंड किया गया। ठीक है, कर दिया गया तो कर दिया गया, एज टू कीप द कोऑप्स फ्री फ्रॉम अननेसेसरी आउटसाइड इंटरफेरेंस, एक तो ये ना हो, साथ ही ऑल्सो टू एंश्योर, क्या एंश्योर देयर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, हमने करवा दी इनसे। हमने कहा अगर सेंटर नहीं जागता तो स्टेट भले ही अपने अपने कानून बना के बैठे हुए हैं, पर तब भी कोऑप सोसाइटीज हमारी, इनका परफॉर्मेंस एक मापदंड पे खरा नहीं उतर रहा है। ठीक है, डिजायर्ड लेवल पे नहीं पहुंच पा रही है इनकी सोसाइटियों की फंक्शनिंग, इनकी वर्किंग। ठीक है, ओके। आगे क्या है, अगर हमें ऐसे रिफॉर्म्स लाने थे तो हमने सोचा
कि इट वाज प्रपोज टू इनकॉर्पोरेट एन पूरा न्यू पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू प्रोवाइड द सर्टेन प्रोविजन, जितने हमें प्रोविजन जो अब तक हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, और इतने ज्यादा जो वाइटल एस्पेक्ट्स थे हमारे इस सारी सोसाइटियों के वर्किंग के लिए, वो जब मिसिंग थे, तो हमने कहा ठीक है, एक सेंट्रल एक्ट लाके पूरा नया संविधान में पार्ट 9 भी ले आते हैं, लाइक डेमोक्रेटिक ऑटोनॉमस प्रोफेशनल फंक्शनिंग की करवानी, अच्छे से करवा देंगे, अच्छे से, क्या दिक्कत है। अब इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दीज प्रोविजंस विल नॉट ओनली एंश्योर द ऑटोनॉमस एंड अपना डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स बट आल्सो एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू द मेंबर्स, ठीक बात है, मेंबर्स को भी और बाकी स्टेक होल्डर्स को भी, एंड शैल प्रोवाइड फॉर डेटरेंस फॉर वायलेशन ऑफ दीज प्रोविजंस ऑफ द लॉ। अगर हम ऐसा सेंट्रल एक्ट बनवाते हैं जिसकी वजह से स्टेट्स अपने अपने जिम्मेदारी लेके अपने अपने अच्छे वाले एक्ट बनाएं, तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि अब जो मैनेजमेंट होगा या स्टेक होल्डर्स होंगे वो अब डिटर हो जाएंगे, वो अब परेशान हो जाएंगे, या वो अब फियरफुल होंगे फॉर द वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ठीक है, ओके, वेरी इजी, ये समझ में आ रहा है। हमने कहा कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? हमने कहा हाँ हुए। ऐसा हुआ था राजेंद्र नाथ शाह वर्सेस वी यूनियन ऑफ इंडिया, इसको लिख लो आप, VUOI, ठीक है, 2013 का केस है ये। तो गुजरात हाईकोर्ट ने इसमें बोला था कि पूरा पूरा जो 97 CAA है, जिसकी वजह से पार्ट 9B आया है, इट इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला 2013 में इस एक्ट के लागू होने के 2 साल बाद, 2011 में जब ये आया था एक्ट, कि जो पूरा 97 CAA है जिसकी वजह से नया पार्ट 9B जुड़ा हुआ है, इट इज अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वांट ऑफ requisite ratification by the states under Article 368। कि अगर आप आर्टिकल 368, भाई हमें क्या कहना है, हमें ये कहना है कि सेंट्रल एक्ट ले आए अपना, ठीक है, 97 CAA आ गया। 97 CAA की वजह से हमने क्या बोला, एक नया पार्ट 9B है, सारे स्टेटों को अपने अपने यहाँ पूरे 1 साल के अंदर अपना अपना बना के रखना है, सारे अपने अपने एक्ट बना के रखने हैं। दिस मीन्स आपको स्टेट के फेडरलिज्म पे एंक्रोच करना है, दिस मीन्स आप स्टेट के ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी देने जा रहे हो, दिस मीन्स यू हैव टू इन्वोक आर्टिकल 368, और आपने वो अच्छे से नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। आपने रिक्विजाइट रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स आपने भरपूर तरीके से नहीं किया है। फॉर द वांट ऑफ रिक्विजाइट रेटिफिकेशन 50% स्टेट चाहिए थे आपको सपोर्ट में, कहाँ है, क्या हुआ है? इसके अलावा कोर्ट ने यह भी बोला कि ये जजमेंट जो है विल नॉट ये इंपैक्ट करेगा वो अमेंडमेंट जो हुआ है इन आर्टिकल 19(1)(c)। लो, पुराने क्वेश्चन का आंसर यहां आ गया। तो फंडामेंटल राइट में जो हमने राइट टू फॉर्म कोऑप सोसाइटी लिखवाया है, और साथ ही हमने जो इंसर्शन किया है 43B DPSP में कि ठीक है, स्टेट शैल एंडीवर टू प्रमोट कोऑप सोसाइटीज, ऐसा वाला, तो हम उस पे इंपैक्ट, हम ये जजमेंट उस पे इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो अमेंडमेंट ठीक है, आपका बढ़िया, खूब अच्छा किया आपने। 2021 में केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या हुआ यहाँ पे? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया, आप ये अपील लेके आए हो हमारे पास हाई कोर्ट के अगेंस्ट से, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप आए हो हमारे पास। हम एक चीज समझ रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का, हम अफर्म तो करते हैं उससे, ठीक है, वो अपहोल्ड करते हैं, एक्सेप्ट, बस एक चीज छोड़ देना, एक्सेप्ट कि आपने जो पार्ट 9B को पूरे पूरे रूप से आपने जो इनवैलिडेट कर दिया है, आपने पार्ट 9B को जो पूरा इनवैलिडेट आपने नलिफाई कर दिया है, एंटायरिटी ऑफ पार्ट 9B, ये गलत है। तो फिर जजमेंट बचा गया फिर, ठीक है, गुजरात हाईकोर्ट को, मतलब गुजरात हाईकोर्ट के हाथ में प्लेट दी और ले ली, ऐसा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट हाँ अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, बातें सही कह रहे हैं वो उनका पॉइंट सही है, पर जो वो चीज मिस कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने पूरा पूरा पार्ट 9B को इनवैलिडेट कर दिया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा। एडिशनली साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्ट 9B में स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफाइड दैट पार्ट 9B इज एप्लीकेबल सोनली टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद इन स्टेट्स एंड द यूटीज। बस याद रख लेना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, चल सकता है, फाइन, वेरी फाइन। ये है जो अमेंडमेंट बिल है 2022 का। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है हमारी सहकारिता मंत्रालय का ही ये पेज है। यहां पे इन्होंने बोला है कि इस बिल को हमने 2022 में लोकसभा से पास करवा लिया है। अब इस बिल में क्या नई चीजें हैं देख लेते हैं। हाउ द बिल बेनिफिट्स द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो पहला तो क्या, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे। इसको थोड़ा जूम करूं क्या, अगर आपको ना दिख रहा हो तो, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, इसको थोड़ा सा साइड लेके आते हैं, हाँ अब दिख जाएगा, बाद में इसको रीशेप कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सो इंक्रीज इन द representation of weaker and marginalized sections.
हमें उस सेक्शन को याद करना है जो अभी भी रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो पुअर है, वल्नरेबल सेक्शन है, समाज का वंचित वर्ग है। ठीक है, वेयर इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक बात हो गई कि मैनेजमेंट तक इनकी बात कोई पहुंचा पाए, ये जरूरी है। बोर्ड मेंबरशिप विल बी कैंसल्ड अगर आपने कंप्लायंस फॉलो नहीं किया, अगर आपने गाइडलाइंस की नॉन कंप्लायंस करी, देन आपकी बोर्ड की सदस्यता चली जाएगी, भंग हो जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम द पैनल अप्रूव बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार फॉर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ठीक बात है कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होते हैं, जिनके सामने हमें जाकर अपनी सारी ऑडिट रिपोर्ट देनी थी, ठीक है, वो ही एक पैनल ऑफ ऑडिटर्स को पहले से रेडी रखेंगे कि आप इनमें से कोई भी चूज कर लो, इनमें से ले जाओ, आपको ऑडिट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, ताकि हमारा आरटीआई एक्ट अच्छे से काम कर सके। सीआईओ ये क्या करेंगे, ये सीआईओ क्या करेंगे, टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स। अगर मेंबर्स को जानकारी चाहिए, अगर मेंबर्स को कुछ भी ऐसा चाहिए जो जरूरी है उनके विकास के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, देन सीआईओ विल टेक इट। ओके, चलते हैं इधर, ये क्या हुआ है अब यहां पे मल्टी स्टेट कोऑप सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, ये कैबिनेट ने अप्रूव कर रखा है, अभी ये लोकसभा में नहीं पहुंच पाया था। ठीक है, क्या हुआ है, हम बोल रहे हैं विल इनकॉर्पोरेट द प्रोविजंस ऑफ 97 सीएए। ठीक है, इनकॉर्पोरेट तो करेगा ही करेगा, क्या क्या ये करेगा, हाँ सेटिंग, इसको तो मिटा देते थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ओके, सेटिंग अप ऑफ कोऑप इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, ताकि इलेक्शन की इनका हो सके, जिम्मेदारी हो सके। कोऑप इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कोऑप ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन माने क्या, लोकपाल, एटसेट्रा हैव बीन प्रपोज। क्या क्या है, इलेक्शन अथॉरिटी होगी जो इंश्योर करेगी कि इलेक्शंस आर हेल्ड इन टाइमली मैनर, फेयर, फ्री, सब कुछ बढ़िया से हो सके, अच्छे से हो सके। कोऑप सोसाइटी, कोऑप ओम्बड्समैन विल प्रोवाइड फॉर अ मैकेनिज्म ऑफ रिड्रेसल। यहां पे रिड्रेसल की बात होगी कि हाँ भैया, अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई कहीं भाई अपने करप्शन की बात आई है, कोई अगर मेंबर को ग्रीवांसेस हैं, दैट मींस वी हैव टू सॉल्व देम, और उसके लिए अपने कोऑप का ही अपना एक ओम्बड्समैन होगा, लोकपाल होगा। अब कोऑप इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो कोऑप की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, अच्छे से बात करेगा। ठीक है, ये कर सकता है वो। ये थे वो सारे एक्ट जो हमने अभी इसमें देखे। विद दिस हमारा ये चैप्टर यहां खत्म हो रहा है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।